हिंदी बाल साहित्य के इस पटल पर जो मित्र अग्रज जुड़े हुए हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। आज एक पटल से जुड़े हुए विषय पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूं। इसका विषय है हिंदी का बाल साहित्य, उसका इतिहास, उसका विकास, क्या प्रगति हुई है और क्या संभावनाएं हैं। दरअसल हिंदी बाल साहित्य को लेकर के जो गंभीरता होनी चाहिए, मेरा अनुमान है कि वह गंभीरता दिखाई नहीं पड़ती है। इतिहास लगभग 150 वर्षों का है और मजेदार बात यह है कि हिंदी का बाल साहित्य और बाल पत्रकारिता दोनों समानांतर गतिशील रहे हैं। जैसे भारतेंदु युग से अगर हम बाल साहित्य के लेखन की शुरुआत मानते हैं तो उसी के समानांतर सन 1882 में प्रयाग से बाल दर्पण बच्चों की पहली पत्रिका निकली। अब दोनों का जो विकास, चाहे वो बाल पत्रकारिता हो चाहे वो बाल साहित्य हो, समानांतर धीरे धीरे हुआ है। आरंभ में हम देखते हैं कि जो हिंदी गद्य के 4 आरंभिक लेखक थे, सदा सुखलाल, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय ये इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल और सदल मिश्र, इनको पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इन्होंने पाठ्य पुस्तकें जो तैयार की, उसमें जो भी सामग्री इन्हें मिली, कुछ अनुवाद के माध्यम से, कुछ मौलिक और कुछ जो पहले के ग्रंथों में पहले की उपलब्ध थी, जैसे पंचतंत्र, कथा सरित सागर, हितोपदेश। आप सब जानते हैं कि पंचतंत्र बच्चों के लिए नहीं लिखा गया था, लेकिन उसकी कहानियों में जो कसावट थी, बच्चों ने उसे अपना लिया। ठीक वही स्थिति जैसे बहुत से ग्रंथ हैं, मैं कुछ का आपको नाम बताना चाहूंगा कि एलिस इन वंडरलैंड जो है आश्चर्य लोक में एलिस, इसको लुइस कैरोल ने जब लिखा था तो अपने मूल नाम से नहीं लिखा था, जबकि यह बच्चों का प्रसिद्ध बाल उपन्यास है। उस समय स्थिति यह थी कि अगर हम बच्चों के लिए लिख देंगे तो हमारे ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा कि ये तो बच्चों के लेखक हैं। तो तमाम सारे लोग इससे बचने का प्रयास करते थे। फिर धीरे धीरे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह विकास यात्रा आगे चली, लोगों का ध्यान गया इस ओर और इलाहाबाद, प्रयागराज, उस समय 1917 में बच्चों की पत्रिका बाल सखा का प्रकाशन हुआ। अब आप जानते हैं कि वहीं से सरस्वती पत्रिका भी निकलती थी।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसके माध्यम से हिंदी साहित्य को प्रतिष्ठा प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे, वहीं से उसी प्रकाशन संस्थान से बाल सखा का भी प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आदरणीय लल्ली प्रसाद पांडे जी ने बड़े परिश्रम से बाल सखा को तैयार किया। बाद में और भी उसके संपादक हुए, ठाकुर श्रीनाथ सिंह, पंडित सोहनलाल द्विवेदी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें वो पंडित लल्ली प्रसाद पांडे जी की है। लल्ली प्रसाद पांडे जी ने एक जगह अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि बाल सखा पत्रिका के साथ मेरी स्थिति भिस्ती पीर बावर्ची खर, यानी मैं संपादक भी था, रचनाएं भी मंगाता था, उन्हें प्रकाशित भी करता था और डिस्पैच भी करता था। तो यह जो डिवोशन है, यह जो कार्य करने की एक पद्धति है, जो हमें बाल सखा के माध्यम से पंडित लल्ली प्रसाद पांडे जी के द्वारा मिलती है, वह इतिहास का एक सुखद पहलू है। अमूमन लोग इस तथ्य को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं स्वागत करता हूं, बॉम्बे से भाई समीर गांगुली जी जुड़े हुए हैं। अग्रज सूर्य कुमार पांडे जी हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं, और भी जो हमें दिखाते जाएंगे हम उनका स्वागत करते जाएंगे। आप सब अग्रजों का स्वागत है। अब इसी के आसपास, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, क्योंकि बाल सखा निकली 51 वर्षों तक लगातार। प्रयाग से ही आगे चल के तितली, लल्ला, विनोद और कई तरह की पत्र पत्रिकाएं वहां से निकली। व्यथित हृदय मदारी निकाला करते थे, तितली निकलती थी। तो इन पत्रिकाओं ने, उधर कुंवर सुरेश सिंह काला काकर से कुमार निकाला करते थे। अब इन पत्रिकाओं ने बाल साहित्य को आगे आने का एक माहौल दिया। उस समय लोगों की जो दृष्टि थी, मैं कुछ उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो इन विद्वान संपादकों ने उस समय लिखा था, उस समय चर्चा की थी। देखिए कितना महत्वपूर्ण विचार है। यह बात पंडित लल्ली प्रसाद पांडे जी ने बहुत पहले कही थी। इन पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहूंगा कि मैं बाल सखा के कवियों को बताना चाहता हूं कि वे अपना स्वर बदलें। अब सूरज के उगने में, फूलों के खिलने में, कोयल के कूकने में कोई नई बात नहीं रही है। ये बातें तो सैकड़ों वर्षों से लिखी जा रही हैं। आज तो आवश्यकता वह सब कुछ लिखने की है जो हमारे सामने नए रूप में आया है और भविष्य में नई उपलब्धियों की आशा दे रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात उस समय, मेरा अनुमान है कि लगभग 70-80 वर्षों पूर्व ये बात बाल सखा के संपादक के रूप में पंडित लल्ली प्रसाद पांडे जी ने कही थी। अब देखिए कि जैसा इसमें बताया गया, वही सूरज है, वही तितली है, वही पेड़ पौधे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनका प्रस्तुतिकरण बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कैसे करें। जब हम नए प्रतीकों की, नए बिंबों की, नई अवधारणाओं की बात करते हैं, तो कैसे उनको प्रतीकों के माध्यम से उसी सूरज को, उसी चंदा को हम कैसे प्रस्तुत करें। अब देखिए वही सूरज है, लेकिन उदाहरण देखिए,
सूरज एक पान का पत्ता जब यह दुनिया खाए, अब बिना सुपारी कत्था मुखड़ा लाल लाल हो जाए। है ना नहीं बात? ऐसे ही तमाम सारी कविताएं हैं, तमाम सारे विषय हैं। एक उदाहरण और देना चाहता हूं। देखिए, रात का बिंब है, पापा जी की दाढ़ी रात, माँ की काली साड़ी रात, सूरज जिसमें छिपा दुबक्कर कांटों वाली झाड़ी रात, चंदा इंजन तारे डिब्बे छुक छुक करती गाड़ी रात, और दिन जिसके पीछे छिप बैठा ऊंची एक पहाड़ी रात। देखिए कैसे बच्चों की कविताओं को प्रस्तुत किया जाए। इन दो कविताओं के उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, विषय वही है लेकिन उनका जो प्रस्तुतिकरण है वो अनूठा है। अभी आगे भी हम चर्चा करेंगे और लेखकों का नाम भी बताएंगे। ठीक वैसे ही एक समय, वो जो समय था जिसमें देखो एक तरह की कविता ऐसे भी लिखी जाती थी और बड़ी प्रचलित होती थी। हरिऔध जी की कविता है, देखो लड़को बंदर आया, एक मदारी उसको लाया, उसका है कुछ ढंग निराला, कानों में पहने है बाला। एक कविता का रूप वो भी था। उस समय हरिऔध जी ने भी एक कविता और लिखी थी, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, और सोचने फिर भी वही जी में लगी, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा। एक रूप वो भी था और ये कविता लंबे समय तक पढ़ाई जाती रही। इसके साथ ही साथ जो हमारी और विधाएं थी वो इतिहास के रूप में कैसे दर्ज हैं। हमारा देश जब आजाद हो गया, वहां से एक घटना में लेता हूं तो हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग है। एक बच्चा अपनी मां से कहता है कि मां, हमें आजादी तो मिल गई, तुम तो कहती हो कि आजादी मिल गई, लेकिन आजादी कहां मिली है? तुम तो हमें न कहीं जाने देती हो, न हमें कोई अपने मन का काम करने देती हो, हर जगह तुम्हारा अंकुश लगा रहता है, तो आजादी कहां मिल गई? बच्चा अपने ढंग से जो सवाल कर रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आजादी का मतलब, जैसे उस समय कहा गया था कि गुलाम भारत को आजादी दिलाने का संकल्प और भारतीय संस्कृति, पौराणिक आख्यान तथा देशभक्ति का उद्घोष, ये मूल स्वर था जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। मित्रों, उस समय जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों ने अपने बड़ों के लेखन के साथ साथ बच्चों के लिए भी लिखा, मैं नाम लेना चाहता हूं उसी प्रयागराज से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत महादेवी का। आप जानते हैं कि, और उधर बनारस से जयशंकर प्रसाद, ये जो काव्य चतुष्टय के रूप में जिनको जाना जाता है, और अगर एकेडमिक दृष्टि से देख लें तो वहीं से डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय में वह हिंदी पढ़ाते थे। अब इन सब के साहित्य का अगर हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि इन सब लेखकों, कवियों, रचनाकारों ने बाल साहित्य लिखा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके बड़ों के साहित्य को तो उजागर किया गया, लेकिन बच्चों के साहित्य को लेकर के जो उन्होंने लिखा था वह दृष्टि में कम लोगों के आया। इसलिए कम लोगों की दृष्टि में आया कि इतिहास में वह कम दर्ज है, बल्कि कह लीजिए कि कहीं कहीं उस समय तो बिल्कुल नहीं दर्ज है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक यह आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोगों की अवधारणा होती है कि हम कविता लिख लें, कहानी लिख लें, नाटक लिख लें, उपन्यास लिख लें, बस यही है बाल साहित्य के लिए। मेरा ये मानना है कि जो पाठकों और लेखकों, रचनाकारों के बीच में सेतु का काम करता है, जिसे हम समीक्षक और आलोचक कहते हैं,
मित्रों, उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है। पाठकों की बात को अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से आलोचक के रूप में वह लेखकों तक पहुंचाता है, और लेखक अगर सक्रिय है तो वह उस आलोचक की बात को गंभीरता से सुनता है, ग्रहण करता है। मैं यह बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज बहुत से लोगों की अवधारणा यह है, हमने लिख दिया बस पर्याप्त हो गया, हमारा छप गया, आज लिखा कल फेसबुक पर लगा दिया, टिप्पणियां आने लगी और हम रचनाकार हो गए, बड़े रचनाकार हो गए। अब प्रकाशक को इसकी चिंता नहीं रहती है कि आपकी किताब की समीक्षा हो रही है, आपकी किताब पढ़ी जा रही है, इतिहास ग्रंथों में आपके पुस्तकों का उल्लेख हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको कोई चिंता नहीं होती। उसका एक कारण मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, वो ये है कि आजकल का जो दौर चल रहा है पैसा दे करके किताबें छपवाने का। किताब छप गई, आपने 100 प्रतियां 50 प्रतियां ले लिया, बांट दिया, नहीं बांटा तो रखे रहे, बस वही समाप्त हो गया। मित्रों, बहुत आवश्यक है कि हम उस बिंदु को समझें, उस चीज को जानें जो हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाल साहित्य के सेतु के साथ साथ पाठकों, लेखकों, समीक्षकों के बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित करता है जिसमें सब चीजें एक एक करके गुथी होती हैं। मुझे महादेव वर्मा जी का एक उद्धरण याद आ रहा है, जो उन्होंने सन 1962 में सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट प्रयागराज में, वहां एक संगोष्ठी हुई थी, बाल साहित्य की मान्यताएं एवं आदर्श। उसमें उन्होंने, महादेव वर्मा जी ने अध्यक्षीय उद्बोधन में ये बात कही थी, वो मैं आपको बिल्कुल एज इट इज सुना रहा हूं। जो बाल साहित्य की रचना करते हैं उन्हें अपने सामने यह लक्ष्य रखना चाहिए कि जीवन की दृष्टि से हम बालक को इस प्रकार ले चलें कि कहीं से वह कुंठित न हो। ये बहुत बड़ी बात महादेव वर्मा जी ने कही है। हम में न उनमें इतना अंतर है कि हम यथार्थ में जीते हैं, यथार्थ को सही बनाने के लिए, यथार्थ के कष्ट को कुछ सहने योग्य बनाने के लिए हम कल्पना का सहारा लेते हैं, पर बालक कल्पना में ही जीता है। अब देखिए, मैंने भी जो कुछ कविताओं के उदाहरण दिए आपको, ऐसी ही सहज कविता महादेव वर्मा जी ने यह भाषण ही नहीं दिया, लिखा भी। उनकी वो बड़ी चर्चित कविता आप सब परिचित हैं, बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, और बया हमारी चिड़िया रानी। और इसी बया की उनको चिंता भी है कि बया हमारी कहां रहेगी। जिन लोगों ने महादेव वर्मा के संस्मरणों को पढ़ा है वे जानते हैं कि उनके घर में तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। मेरा भी यह सौभाग्य है कि एक बार अपने अध्ययन काल में वहां जाने का अवसर मिला था, तो मैंने देखा था। और महादेवी जी उन्हें उतना ही प्यार करती थी जितना कि पेड़ पौधों को करती थी और व्यक्ति को करती थी, मिलने वाले को करती थी। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं निराला की। निराला जी ने जो उस समय, आपको पता होगा कि जो 8 खंड निराला रचनावली के छपे हैं, उसमें से जो 7वां खंड है वो पूरा का पूरा मोटा,
उसमें निराला का सिर्फ और सिर्फ बाल साहित्य। अब उन्होंने अपनी एक पुस्तक, उसका शीर्षक था सीख भरी कहानियां, जब उसकी पांडुलिपि प्रयागराज में प्रकाशक को सौंपी थी तो उसकी भूमिका में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी और प्रकाशक से कहा भी था। वो पंक्तियां आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं कि मैं कितना भी बड़ा साहित्यकार क्यों न माना जाऊं, पर मेरी लेखनी तभी सार्थक होगी जब इस देश के बाल गोपाल मेरी कोई कृति पढ़कर आनंद विभोर होंगे। इन कथाओं को सुनाने का ढंग केवल मेरा है, बाकी सब कुछ हमारे पूर्वजों का है। नन्हे मुन्ने इन कहानियों में जितना अधिक रस पाएंगे उतनी ही मेरी कहानी गोई की सफलता होगी। निराला जैसा रचनाकार जो एक ओर राम की शक्ति पूजा लिखता है, वहीं दूसरी ओर वह बच्चों के लिए जब सीख भरी कहानियां लिखता है तो बड़ी विनम्रता पूर्वक इस बात का स्मरण करता है कि हमें बच्चों के बीच में, बच्चों तक हमारी कितनी पहुंच होगी और कैसे पहुंच होगी, वो हमारी लेखन की कसौटी होगी। हमारे लेखन को तभी गंभीरता मिलेगी जब हम बच्चों तक पहुंचेंगे। मित्रों, बांग्ला के बाल साहित्य का उदाहरण आप सब जानते हैं। बड़ी पुरानी लेकिन सार्थक बात है कि वहां पे कहते यह है कि तब तक आप बड़े साहित्यकार नहीं माने जाते हैं जब तक आप बच्चों के लिए नहीं लिखते हैं। और वहां एक परंपरा है, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर सुकुमार राय और उसके बाद की जो पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने बच्चों के लिए लगातार लिखा है। आज भी वो कोलकाता का जो दशहरा के अवसर पर पुस्तक मेला लगता है, वहां वह पुस्तक मेला अविस्मरणीय होता है। जिन मित्रों ने वो देखा है, उन्होंने इस चीज को महसूस किया होगा। जो उस समय पत्र पत्रिकाओं के पूजा विशेषांक निकलते हैं, बड़े उल्लेखनीय होते हैं। मित्रों, इतिहास लगभग 150 वर्षों का है और इन 150 वर्षों में बाल साहित्य ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई है। एक उदाहरण के माध्यम से और मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब बाल साहित्य में समीक्षा की, आलोचना की बात आती है तो पहला जो प्रामाणिक आलेख मिलता है वो 1928 में सुधा पत्रिका में मिलता है। वो आलेख है द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार जहूर बख्श का। 1928 में सुधा पत्रिका में वो आलेख छपा था। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि जब शुरू में हमने निरंकार देव सेवक जी के सौजन्य से यह जाना था कि 1928 में लेख छपा था, सुधा पत्रिका वर्ष 2 खंड 1 संख्या 4 1928। ये संदर्भ हमारे पास मिला है। ये पुस्तक, ये एक पत्रिका है वांग्मय, आपको उल्टी दिख रही होगी, वांग्मय। इस वांग्मय का ये पूरा का पूरा जहूर बख्श विशेषांक प्रकाशित हुआ है और आपको मैं बता दूं कि 324 पृष्ठों का ये विशेषांक है। जब मुझे यह विशेषांक मिला, मैंने मंगवाया, तो मैंने देखा कि वह आलेख जो था बाल साहित्य का निर्माण, वो 2 खंडों में छपा है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। मुझे तब तक ये जानकारी नहीं थी कि ये आलेख, केवल उसमें इतना ही मुझे संदर्भ मिला था कि यह बाल साहित्य 1928 में बाल साहित्य का निर्माण छपा। लेकिन जब खोज जारी रहती है तो चीजें मिलती रहती हैं। अभी मैंने एक मित्र के माध्यम से उसका वो पार्ट भी मंगवाया है और मैं चाहता हूं कि वो बात भी मित्रों तक पहुंचे। एक और पुस्तक मेरे पास अभी आई हुई है, मुझे उसकी भूमिका लिखनी है।
वो उसी समय के द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण रचनाकार की है। अभी मैं उसे पढ़ नहीं पाया हूं, मैं पढ़ करके उस पर जरूर लिखूंगा। तो 1928 से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन क्या हुआ कि उस समय न तो पत्र पत्रिकाएं समीक्षा आलोचना को इतना प्रश्रय देती थी और न ही उनका प्रकाशन नियमित होता था। हाँ, कहीं जैसे 1962 में सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट में, वो सरकारी संस्था है, वहां पर हुई चर्चा। फिर 1966 में निरंकादेव सेवक का बाल गीत साहित्य किताब महल प्रकाशन से छप करके आया। अपने ढंग का बड़ा अनूठा कार्य, अपने ढंग का अनूठा कार्य इसलिए भी है कि वो उस समय पहली आलोचना के नाम पर, समीक्षा के नाम पर, बाद में उसमें ढेर सारे परिवर्तन हुए और 1983 में वह फिर हिंदी संस्थान से छपी और उसका फिर नया संस्करण प्रोफेसर उषा यादव जी संपादन में आया, उसे उन्होंने संपादित किया। तो वो 2013 में आया। डाटास जहां तक मुझे याद है यही है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं। इसके बाद इतिहास धीरे 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 आगे आता रहा। अब समीक्षा, मौलिक लेखन, अनुवाद, सृजन के साथ साथ 1966, बल्कि कह लीजिए और पहले ही थोड़ी शोध की शुरुआत हो गई। और पहला शोध प्रबंध इन्होंने हरिकृष्ण देवसरे, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने जबलपुर विश्वविद्यालय के लिए 1967 में उनको पीएचडी की उपाधि मिली और 68 में वह शोध प्रबंध आत्मा रामायण संघ से प्रकाशित हुआ। पहला शोध प्रबंध। जिन मित्रों ने वो शोध प्रबंध देखा है उन्होंने देखा होगा कि इतने परिश्रम से हिंदी और अंग्रेजी दोनों के बाल साहित्य का अध्ययन करके वो शोध प्रबंध तैयार किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण शोध प्रबंध है वो। उसके बाद तो मुझे आपसे शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 300 के आसपास शोध प्रबंध हो चुके हैं। कुछ व्यक्तिपरक हैं, कुछ विधापरक हैं, कुछ तुलनात्मक हैं। सब मिला करके एक प्रयास मैंने जब किया था, ये हिंदी बाल साहित्य शोध का इतिहास। जो शोध हुए उनको कई वर्ष मेहनत करके और सामग्री मंगा करके हमने इसे पुस्तकाकार दिया। ये 512 पृष्ठों का ग्रंथ है, जिसमें हर शोध प्रबंध पर, जो भी शोध प्रबंध उपलब्ध हो गए थे, उन पर 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज की हमारी टिप्पणियां हैं। मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि 1882 यानी भारतेंद्र युग से जो हमारी सृजन यात्रा शुरू हुई थी, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समेटते हुए, वह सृजन यात्रा शोध को लेकर के और 20वीं शताब्दी तक चलते हुए, और आज ये 21वीं शताब्दी का 2.5 दशक 2025 चल रहा है, आज भी वह गतिमान है, गतिशील है। अब जो हमारी इतिहास के साथ, परंपरा के साथ जो विकास हुआ है, थोड़ी चर्चा हम लोग उस पर भी कर लेते हैं। और उस विकास पर चर्चा करने के पहले हमने आपसे एक अनुरोध किया था कि बाल पत्रकारिता भी साथ साथ गतिशील रही है, उसी के साथ साथ। तो गतिशील रहने के साथ साथ मैं मित्रों को यह भी बताना चाहता हूं, हालांकि बाल साहित्य में रुचि रखने वाले इससे
परिचित हैं कि ये बाल पत्रकारिता का इतिहास, क्योंकि इतिहास की बात हो रही है और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसमें इतिहास की बात भी है, इसलिए ये मित्रों को बताना आवश्यक है कि ये बाल साहित्य के साथ साथ बाल पत्रकारिता का भी इतिहास है, जिसमें लगभग 200 बाल पत्रिकाओं का पूरा आरोह अवरोह विकास, और उसमें जो चीजें आई हैं 370 पृष्ठों की उस पुस्तक में उस समय के अंशों को भी, चाहे वो कविताएं हो या छोटी कहानियां हो, क्योंकि समीक्षात्मक में बहुत बड़ी कहानियों को उद्धरण देने की परंपरा नहीं रही है, नहीं होता है, लेकिन वो उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं। और कौन संपादक था, कब छपी, क्या उसका इतिहास विकास है, ये सारा का सारा उसमें दिया गया है। मित्रों, विकास बाल साहित्य का तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो हुआ है और अच्छा खासा हुआ है। जहां बाल साहित्य के नाम पर लोग हीला हवाली करते थे, वहां बहुत से लोगों ने बाल साहित्य को लिखा। अगर मैं नाम गिनाने बैठ जाऊं तो तमाम सारे नाम छूटने का खतरा रहेगा। उन सब ने बाल साहित्य लिखा है। एक बार पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा था अपने साक्षात्कार में, जब उनसे कहा गया उस समय, तो उन्होंने कहा कि बड़ों के लिए तो सभी लिख रहे हैं, बच्चों के लिए कोई नहीं लिख रहा है, इसलिए मैं बच्चों के लिए लिखना चाहता हूं और लिख रहा हूं। धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाल साहित्य को लेकर के जिस विकास की हम चर्चा करते हैं, वो संगोष्ठियां होने लगी, सेमिनार होने लगे, लोग 4 जगह बैठ करके बाल साहित्य पर चर्चा करते थे। हमारा ये लखनऊ भी गवाह है कि 7वें दशक में यहां पर बाल साहित्यकार अधिवेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, और उस समय के सारे प्रतिष्ठित रचनाकार उसमें उपस्थित थे। अगर आदरणीय सूर्य कुमार पांडे जी हमारी बात सुन रहे हैं तो वे उस समय साक्षी थे। उनसे जब चर्चा होती है तो वो बताया करते हैं। अब मैं 1978 में जब लखनऊ में आया तो मैं पांडे जी से मिला था, क्योंकि पांडे जी बड़ा नाम है हिंदी बाल साहित्य का। उस समय वह जो बाल साहित्यकार अधिवेशन हुआ था, उस समय बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई थी। और मैं एक प्रसंग आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी बाल साहित्य में बड़ा नाम है। बाद में वो पराग के संपादक भी हुए, दिनमान से भी जुड़े रहे। दिनमान में वे एक स्तंभ लिखते थे, चर्चे और चरखे। जब ये लखनऊ का बाल साहित्यकार सम्मेलन हुआ तो उसको लेकर के उन्होंने चर्चे और चरखे में एक स्तंभ में लिख डाला कि चमकदार अस्तबल और कमजोर घोड़े, चमकदार अस्तबल कमजोर घोड़े। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ग्रंथावली छपी है उसमें पाठक पढ़ सकते हैं। उसको लेकर के और किसी ने भले कुछ न किया हो, लेकिन पंडित विष्णुकांत पांडे जी ने परिकल्पना पत्रिका वो निकालते थे मोतिहारी बिहार से उस समय, उसको लेकर के बहुत विरोध किया और लगातार परिकल्पना में कि कई अंकों में उन्होंने उस संदर्भ को देकर के लिखा कि चमकदार अस्तबल और कमजोर घोड़े कहने से कुछ नहीं होता है। हम इस संदर्भ को इसलिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं कि बाल साहित्य में जो विमर्श होता है, जो चर्चा होती है, जो विचार सामने आते हैं लेखकों के, रचनाकारों के, वह भी बाल साहित्य या किसी भी विधा के हों,
उसके विकास में सहायक होते हैं। जब 4 लोगों की चर्चा होगी, 4 लोगों के विचार आएंगे, तो उसमें मत वैभिन्न भी होगा। देखिए, कहते हैं ना कि मत वैभिन्न भले हो, लेकिन मन वैभिन्न नहीं होना चाहिए। मत विद्वानों के बीच में मत वैभिन्न होता ही है। आपका किसी को लेकर के, किसी पक्ष को लेकर के विचार दूसरा हो सकता है और दूसरे का तीसरा विचार हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि सब एक दूसरे के विचार से मिलते ही हों, लेकिन यह जो विमर्श होता है वो बहुत आवश्यक है। लगभग 8-10 वर्ष पूर्व मैंने एक आलेख लिखा था, बाल साहित्य में गतिरोध है, विमर्श हो तो कैसे। और मैंने वो सारे, लंबा आलेख था, बहुत लंबा आलेख था, वो साक्षात्कार पत्रिका में जो साहित्य अकादमी भोपाल से प्रकाशित होती थी, आजकल तो नहीं हो रही है, उसमें छपा हुआ था। मैंने बताया था कि क्या क्या गतिरोध हैं, कैसे कैसे गतिरोध हैं, और उन गतिरोधों को हम, चाहे वो रचनाकार हो, चाहे वो समीक्षक आलोचक हो, चाहे वो बाल साहित्य के पाठक हो, बच्चे हो, अभिभावक हो, सब हम उसे कैसे मिल करके उस विमर्श को इतनी गति प्रदान करें कि बाल साहित्य का एक उत्कृष्ट स्वरूप हमारे सामने उभर करके सामने आए। आवश्यक नहीं है कि हम सारी बात से सहमत ही हों। अगर हमें कोई रचना, कोई कविता, कोई कहानी, कोई एकांकी अच्छा लगता है, तो विमर्श का मतलब यह होता है कि हम उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करें। प्रसंगवश मैं एक छोटा सा आज का उदाहरण देना चाहता हूं। हरिकृष्ण देवसरे एक बहुत बड़ा नाम है हिंदी बाल साहित्य में। उनकी चुनी हुई बाल कहानियों की पुस्तक मुझे नेशनल बुक ट्रस्ट से मिली, और आज मैंने एक बहुत लंबी टिप्पणी फेसबुक पर लिखी है उनकी कहानियों को लेकर के। मित्रों, रचनाकार चला जाता है, लेकिन उसकी रचनाएं जिंदा रखती हैं उसे। आज देवसरे जी दुनिया में नहीं है, लेकिन पराग में उनके संपादकीय, उनकी जो नीतियां थी, वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। आज उनकी, कल से मैंने शुरू किया था, उनकी कहानियों को लिखते हुए कई बार आंखें गीली हुई हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनके वक्तव्य को भी सुना था, उनके विमर्श को भी सुना था। उनकी बाल साहित्य को लेकर के चिंता मैंने देखी थी। भारत सरकार की लगी लगाई नौकरी छोड़ करके पराग का संपादन स्वीकार किया। चुनौती थी केंद्र सरकार की लगी लगाई नौकरी छोड़ करके प्राइवेट नौकरी, जिसका कोई भरोसा नहीं है कि अभी आज है वो कल निकाल दिया जाएगा। 5 वर्षों तक पराग का संपादन किया, थोड़ा ज्यादा, और उस 5 वर्षों के कार्यकाल में पराग को कहां से कहां पहुंचा दिया। भाई समीर गांगुली जी जुड़े हुए हैं, साक्षी हैं कि पराग ने उसमें मानक स्थापित किया था, और उस मानक के पैरेलल जब कलकत्ता से योगेंद्र कुमार लल्ला जी ने मेला निकाली, तो वही पत्रिका उसके पैरेलल बैठती थी। हाँ, लंदन में निकलती थी, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन उसकी विचारधारा अलग थी। वो उसका कारण क्या था कि चाहे योगेंद्र कुमार लल्ला हो, चाहे वो हरिकृष्ण देवसरे हो, ये दोनों एक ही स्कूल के थे। स्कूल से मेरा तात्पर्य है कि विचारधारा, मैंने वो उनकी विचारधारा सुनी है, बैठी है, देखी है, उनके साथ बैठ करके जिया है। कैसे बाल साहित्य का विकास हो, बाल साहित्य आगे आगे और आगे बढ़े, और वो ये जो बाल साहित्य का संदर्भ हो वो प्रासंगिक हो। अब मित्रों,
होता क्या है कि हम बाल साहित्य को लेकर के उधेड़ बुन में बहुत फंसते हैं। उधेड़ बुन से मेरा आशय यह है कि हम बच्चों की परिस्थितियों को नहीं देखते हैं। जब कोई नई टिप्पणी आती है, मेरे पास किताबें आती रहती हैं, उदाहरण मैं अपना ही सारा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह सुलभ है। कई वर्षों से मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वार्षिकी के लिए आलेख लिख रहा हूं। लंबे आलेख होते हैं, 20 पेज, 25 पेज, 30 पेज, 35 पेज। सैकड़ों किताबें उस क्रम में पढ़नी पड़ती हैं। बड़ा मजा आता है और मैं बड़ा अपने मित्रों का शुक्रगुजार हूं कि बड़े आदर के साथ अपनी पुस्तकें मुझे भेजते हैं। हालांकि एक आध ऐसे भी हैं उनको ये बुरा भी लगता है, खैर उसकी मैं परवाह भी नहीं करता हूं। और मैं पढ़ता हूं और लिखता हूं और बड़ी ईमानदारी से लिखता हूं। अगर उसमें कुछ भी है तो मैं उसे हाईलाइट करता हूं। क्यों? उसका कारण यह है कि अच्छी चीजें हमेशा प्रकाश में आनी चाहिए। अगर किसी के लेखन में दम है और उससे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, अभिभावकों की यदि आंखें खुल सकती हैं, तो कम से कम उन तक यह जानकारी तो पहुंचनी चाहिए कि हां, ऐसी पुस्तक छपी है। जब तक आप एक गुलाबी भैंसा उपन्यास पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी परिकल्पना कहां से ली गई है। अंग्रेजी के उपन्यासों से प्रभावित होकर के और रचनाकार ने बांग्ला का भी अध्ययन किया, अंग्रेजी के उपन्यासों का अध्ययन किया, और तब ये एक गुलाबी भैंसा अलग सा प्रकाशित हुआ। बड़ा आनंद आता है उसको पढ़ने में। एक एक पृष्ठ को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं से आप खोलिए, किसी अध्याय से शुरू कर दीजिए, आप तुरंत जुड़ जाएंगे। ये इसकी विशेषता होती है। एक बात मैं थोड़ा सा आपको पीछे लौटाना चाहता हूं, वो प्रसंगवश छूट गई थी। एक बड़ा काम किया था आचार्य कृष्ण नायक फड़के ने कानपुर में रह करके, और कानपुर में रह करके उन्होंने एक संस्था बनाई थी, बाल दर्शन। और उनकी एक 46 में पुस्तक आई थी, जो पहली समीक्षा की पुस्तक है, बाल दर्शन उसका नाम है। ये 1946 में पटकापुर कानपुर से छपी थी। शिवचरण चौहान जी जुड़े हुए हैं, वे जानते हैं पटकापुर वहाँ पे है कानपुर में, वहाँ से छपी थी। उसकी छाया प्रति मेरे पास है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये पुस्तक फिर से प्रकाशित हो जाए, ताकि बिना उसमें कुछ संपादन किए टिप्पणी के साथ, तो हमारे जो मित्र हैं, शोधार्थी हैं, जो बाल साहित्य में रुचि रखने वाले हैं, वो जान सकें कि हाँ, ये काम भी हुआ था। और इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो मेरा मानना है कि बाल साहित्य की धूम मच गई। 1948 में बाल भारती पत्रिका निकलनी शुरू हुई। और वो अकेली पत्रिका है ऐसे बच्चों को जिसने अपना अमृत महोत्सव पिछले साल पूरा किया है। 75 साल हो गए लगातार उसको निकलते हुए। और इसका इतिहास लिखते हुए मैंने पाया है कि बहुत बार इन पर राहुओं केतुओं का प्रकोप हुआ, और इकोनॉमी कमेटी जो है उसने संस्तुत कर दी थी कि नहीं, पत्रिका अब नहीं चलेगी। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री बच्चों के चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू का हस्तक्षेप करना पड़ा कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन पत्रिका निकलेगी। और तब से लगातार वो पत्रिका निकलती रही और 75 वर्ष उसने पूरे किए। इन पत्र पत्रिकाओं ने भी बाल साहित्य के इतिहास को सजाने संवारने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पराग में जब 72 साल का बच्चा उपन्यास आबिद सुरती का छपता था,
तो पढ़ने के लिए मारामारी होती थी। देवराज दिनेश का नाग वासुकी की मणि, भागे हुए डैडी केपी सक्सेना, शाबाश श्यामू डॉक्टर श्री प्रसाद, ये जो धारावाहिक उपन्यास छपते थे तो पढ़ने के लिए अगले अंक में क्या होगा, अगले अंक में क्या होगा, यह जो जिज्ञासा होती थी, वह जिज्ञासा पत्रिका की प्रसार संख्या को बढ़ा देती थी। और आप जानते हैं कि पराग ऐसी पत्रिका है जिसमें आनंद प्रकाश जैन से लेकर के कन्हैयालाल नंदन, सरस्वती दयाल सक्सेना, हरि कृष्ण देव श्रेय, घनश्याम पंकज तक जो एक लंबा दौर चला है, वह वास्तव में इतिहास। उसी के समानांतर नंदन पत्रिका ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनकी दृष्टि प्राचीन परिकथाओं, भूत प्रेत की कहानियों और इस तरह की दृष्टि थी। दोनों पत्रिकाओं ने अलग अलग रास्तों का चयन करते हुए भी बाल साहित्य की दिशा को आगे बढ़ाया। मैं मित्रों के बीच में यह विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि उस समय पराग में छपना, नंदन में छपना लेखक होने का प्रमाण हुआ करता था। यही स्थिति बाद में मेला के साथ भी हुई। एक और प्रसंग में रखना चाहता हूं कि धर्मवीर भारती जी को भी बाल साहित्य से बड़ा प्यार था। हालांकि वो नई कविता के आदमी थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, फिर वो पत्रकारिता में चले गए, लेकिन उन्होंने बाल जगत के उस स्तंभ का स्वस्थ संपादन करने के लिए योगेंद्र कुमार लल्ला जी को खुली छूट दी थी, खुली छूट दी थी। यह बात राष्ट्रीय बाल भवन की एक संगोष्ठी के दौरान बातचीत में उन्होंने मुझसे कही थी, चर्चा में, कि कोई भी प्रेशर नहीं होता था भारती जी का। नाम तो भारती जी का छपता था, इन लोगों का तो नाम भी नहीं छपता था। लेकिन हां, उस समय जब वो जादुई खड़िया मनोहर चौहान का उपन्यास धारावाहिक छपता था, छोटी सी जगह होती थी लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा दे करके बड़ा साइज का धर्मयुग था, तो जादुई खड़िया मनोहर चौहान का धारावाहिक उपन्यास उसमें छपता था। मनोहर श्याम जोशी ने इधर सत्येंद्र शरद जी को, बालस्वरूप राही जी ने भी खुली छूट दे रखी थी कि हिंदुस्तान में भी जो फुलवारी स्तंभ है वो उतना ही समृद्ध हो, और फुलवारी में भी रचनाएं छपनी गौरव का विषय हुआ करती थी। कैलाश वाजपेयी जी ने ये टिप्पणी है कि चंदा मामा के बारे में अपनी बात रखें। मित्र, चंदा मामा की कहानियों का अलग ही परिवेश हुआ करता था। आज ही फेसबुक पर एक टिप्पणी आई थी कि चंदा मामा में बहुत सारे कपोल कल्पित नाम से कथाएं छपती थी। एक मित्र हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्होंने आज फेसबुक पर डाला था, तो मैंने उस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैंने उसके जो ऑनलाइन अंक उपलब्ध हैं, बहुत सारे अंक मैंने उसमें खोजे, और जो गूगल पे जाके वो जो नाम शक्ति सामंत या ऐसे ही इस तरह के जो भी नाम छपते थे, वो नाम हमें तो कहीं नहीं मिले। तो मित्र, उसकी एक अलग दशा और दिशा थी चंदा मामा की। और उसी के समानांतर आप गुड़िया को क्यों भूल जाते हैं? गुड़िया भी पत्रिका वैसे ही निकलती थी। हाँ, विक्रम बेताल की कथाएं या इसी तरह की कथाएं चंदा मामा में लगातार छपती रहती थी।
आप ज्यादा हमारी पुस्तक हिंदी बाल पत्रकारिता के इतिहास में और पढ़ सकते हैं। उसकी एक अपनी दृष्टि थी। मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत से कपोलकल्पित नाम उसमें हुआ करते थे। यही पत्रिका की अपनी रीति और नीति के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि चंपक का आज जो स्वरूप है वो आज के 30, 35, 40 साल पहले नहीं था। आदरणीय सूर्य कुमार पांडे जी जुड़ गए हैं। चंपक में उसमें कविताएं भी छपती थी और रंगीन पृष्ठों के साथ वो कविताएं जब छपती थी तो लगता था कि वास्तव में कितना समृद्ध इसका लेआउट है, इसकी डिजाइनिंग। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पत्रिका की अपनी रीत नीति होती है और धीरे धीरे कविताएं छपनी उसमें बंद हो गई, कहानियां छप रही हैं। और मैंने लिखा भी अपने इतिहास वाली पुस्तक में, एक निश्चित आकार का फ्रेम है, उसी फ्रेम में, उसी खांचे में वो कहानियां लिखी जा रही हैं। खैर, वो अपनी पत्र पत्रिका की रीति और नीति है। यहां जो प्रसंग है वो बाल साहित्य के प्रचार और प्रसार, उसकी जो ऐतिहासिक परंपरा है और उसमें जो आरोह और अवरोह है, मैं उनकी भी चर्चा करना चाहता हूं। आज दोहराव बहुत हो रहा है और मित्रों, ऐसी ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं और मजेदार बात यह है कि छप भी रही हैं जिनके शीर्षक ही हमें चौंकाते हैं। और चौंकाते ही नहीं हैं, यह भ्रम भी पैदा करते हैं कि क्या यही बच्चों की कविता है। इसी को हम बाल साहित्य कहते हैं। वही कहानियों की स्थिति है। अच्छी भी कहानियां लिखी जा रही हैं और छप भी रही हैं। अब चूंकि पत्र पत्रिकाओं का संकट है, निश्चित रूप से सबसे बड़ा सवाल लेखकों के सामने यही होता है कि हम लिखें तो भेजें कहां। तमाम सारी ऐसी पुस्तकें मैं देखता हूं, ऐसे लेखक हैं जो सीधे पुस्तकाकार आ रहे हैं। बहुत से नाम मैं गिना सकता हूं जिनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नहीं दिखती हैं, लेकिन उनकी सीधे पुस्तकें आ रही हैं और अच्छी पुस्तकें आ रही हैं। मेरा सिर्फ एक पाठक के नाते आज से अनुरोध यही है कि आवश्यक नहीं है कि हम हर पत्रिका में लिखें, आवश्यक नहीं है कि हम हर विधा में लिखें, आवश्यक नहीं है कि हम बड़ों के लिए भी लिखें, बच्चों के लिए भी लिखें, महिलाओं के लिए भी लिखें, आवश्यक नहीं है कि हम हर संगोष्ठी में बुलाए जाएं, आवश्यक नहीं है कि हर जगह हमारी दखलंदाजी हो, हर जगह हमारा हस्तक्षेप हो। लेकिन जो लिखें संतुलित लिखें, कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें। उसका जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, वो इतना प्रभावी हो कि बच्चों को एक बार में पढ़ते ही याद हो जाए। अगर ऐसी हमारी शैली होगी, गतिमति होगी, विषय होंगे, तो मित्रों मेरा विश्वास है कि बाल साहित्य निश्चित रूप से अपने उस लक्ष्य तक पहुंचेगा जिसको लेकर के एक बड़ी परिकल्पना हमारे अग्रजों ने की थी। एक बहुत बड़ी चिंता है कि बच्चों के लिए अच्छे नाटक
कम लिखे जा रहे हैं। ये तो नहीं मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं लिखे जा रहे हैं, लेकिन कम लिखे जा रहे हैं अपेक्षाकृत। और सबसे ज्यादा कविताएं लिखी जा रही हैं, सबसे ज्यादा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि शुरुआत ही जो मित्र हैं, रचनाकार हैं, वो अपनी कविता से ही करते हैं। अब 21वीं सदी के उस बच्चे के लिए हमें लिखना है जिसके सामने कितनी सारी चुनौतियां हैं। माणिक वर्मा बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए, उनका एक शेर है कि मैंने बचपन में खिलौना तक कभी मांगा नहीं और मेरा बेटा मांगता है गोलियां मेरे पिता। यह हमारी भयावह स्थिति है। हमारे लखनऊ के एक शायर, उनका एक बड़ा प्यारा सा शेर है कि मैं खिलौनों की दुकानों का पता पूछा किया और मेरे फूल से बच्चे सयाने हो गए। परवीन शाकिर पाकिस्तान की एक शायरा, जुगनू को दिन के वक्त पकड़ने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। अब देखिए मित्रों, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए कि हमें उस बच्चे के लिए साहित्य लिखना है जो बच्चा इन समस्याओं से जूझ रहा है। एक आलेख मैंने लिखा था काफी पहले, बदलते परिवेश में बालक और बाल साहित्य। जो ये हमारा परिवेश बदला है और उसमें क्या उतना ही बाल साहित्य में बदलाव आया है जितना बच्चे बदले हैं, या हम पुरानी लकीर पीट रहे हैं और बच्चे हमसे 10 वर्ष आगे निकल गए। लगभग 30-35 वर्षों पूर्व की एक बात होगी। एक छोटा सा आलेख मैंने लिखा था, आपका बच्चा दूरदर्शन के शिकंजे में। उसमें मैंने ये बात उठाई थी कि बच्चा, मीडिया ने, तब वो इतने सारे और गैजेट्स नहीं थे, जो उपलब्ध थे उन्हीं को आधार बनाकर मैंने लिखा था कि आज के बच्चे अपनी उम्र से 5 साल 7 साल बड़े हो गए हैं। अब मुझे अपनी ही उस पंक्ति में अगर सुधार करना होगा तो मैं कहूंगा कि बच्चे 10 से 12 साल बड़े हो गए हैं। जो हमारे समकालीन हैं, हमारे दौर को जिन्होंने देखा है, वो हो सकता है कि हमारी बात से सहमत हों कि जो बच्चे, हम बच्चे उस समय के जो कक्षा 8, 9, 10 तक पहुंचते हुए जान नहीं पाते थे, आज सोशल मीडिया ने 3, 4 साल और 5 साल के बच्चों को जना दिया है। बड़े दुख की बात है कि सोशल मीडिया के इस दौर में विभिन्न माध्यमों से बच्चे कितने सारे ऐसे दृश्य देख चुके होते हैं, चाहे वो चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या के हैं, कि आंखें पथराई हुई लगती हैं। एक समय आता था, एक समय था बल्कि कह लीजिए, कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर टीवी में विज्ञापन आता था तो हम चैनल बदल देते थे या कुछ इधर उधर की बातों में मशगूल हो जाते थे। लेकिन आज कितना चैनल बदलेंगे, कहां कहां जाएंगे, सभी और कुएं में भांग घुली हुई है मित्रों। और रही सही कसर, ये जो हमारा, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मोबाइल जो है, लैपटॉप, टैबलेट, इसने पूरी कर दी है। कोरोना काल ने
जिस चीज की आवश्यकता बना दिया था, वह आवश्यकता अब अवसर में बदल गई है। बिना मोबाइल के जब हम नहीं जी सकते हैं तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारे बच्चे बिना उसके रहेंगे। कुछ अजीब सा नहीं लगता है, घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं तो 4 और 5 मोबाइल हैं। आप याद कीजिए कि पहले जब लैंडलाइन की घंटी बजती थी तो ये होता था कि कौन दौड़ करके सबसे पहले फोन उठा ले। आज अगर लैंडलाइन आपके यहाँ लगा है तो बजता रहता है, कोई सुनता नहीं है। और इसी सोशल मीडिया और बढ़ते हुए जो और सारे प्रभाव हैं उनका प्रमाण है। जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो हमें बच्चों को कहना पड़ता है कि बेटा, या संकेत करना पड़ता है कि पांव छू लो, और पांव तक बच्चे फिर भी नहीं पहुंचते हैं, घुटने छू करके अलग हो जाते हैं। अब ऐसे परिवेश में आपको जो चैलेंजिंग कहानी लिखनी है, चैलेंजिंग कविता लिखनी है, लेख लिखना है, नाटक लिखना है, उपन्यास लिखना है, वो कैसा होगा आप उसकी परिकल्पना कीजिए। हम यही सोच करके खुश हो जाते हैं कि हमारी पुस्तक फला जगह से छप गई, हमको फला जगह से इतनी रॉयल्टी मिल गई, हमारी कविता यहां पढ़ाई जा रही है, हमारी कहानी वहां पढ़ाई जा रही है। लेकिन वैश्विक परिदृश्य में हम कहां खड़े हुए हैं? हम जब हिंदी बाल साहित्य की बात करते हैं तो अपने को वहां भी खड़ा करें ना। एक टिप्पणी मैंने पिछले दिनों लिखी थी, वो टिप्पणी ये थी कि 1978 में एक पुस्तक आई थी 365 नर्सरी राइम्स, इंग्लैंड से छपी थी। वो पुस्तक मैंने पढ़ी, मेरे पास है, अभी भी है। मित्रों, आपको आपके बीच में मैं ये शेयर करना चाहता हूं कि वही 365 शिशु गीत हैं जो घूम फिर करके आज भी चक्कर लगा रहे हैं। वही हिकरी डिकरी डाट, उसी कैट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वगैरह वगैरह। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए। हिंदी में इतने समृद्ध शिशु गीत हैं। फोन उठाकर कुत्ता बोला, सुनिए थानेदार, घर में चोर घुसे हैं, बाहर सोया पहरेदार, मेरे मालिक डर के मारे छिप बैठे चुपचाप, मुझको भी अब डर लगता है, जल्दी आए आप। विष्णुकांत पांडे का यह शिशु गीत है। लगभग 40-45 साल पहले लिखा गया था। आज भी यह शिशु गीत उतना ही प्रासंगिक है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे शिशु गीत हैं हमारे यहाँ। कन्हैयालाल मत्त के शिशु गीत हैं, डॉक्टर श्री प्रसाद के गीत हैं। बिल्ली बोली बड़ी जोर का मुझको हुआ जुकाम, तो चूहे चाचा चूरन दे दो जल्दी हो आराम, तो चूहा बोला बतलाता हूं एक दवा बेजोड़, और आगे से तुम चूहे खाना बिल्कुल ही दो छोड़। ये विश्व स्तर के संकलन में कविता ये प्रकाशित हुई है। मैं तुलनात्मक दृष्टि से बात कर रहा हूं। बहुत ही समृद्ध हमारे शिशु गीत हैं, बाल गीत भी हैं हमारे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि अंग्रेजी में वो परंपरा उतनी समृद्ध नहीं है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम हिंदी को ज्यादा समृद्ध पाते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। सरस्वती दयाल सक्सेना की कविता है। ऐसे ही
तमाम सारी रचनाएं हैं। अब सवाल ये उठता है, हम जागरूक कितने हैं? हम कितना बच्चों तक पहुंचे हैं? मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि बच्चों के लिए सोचते हम कितना है। राजेश जोशी की एक बड़ी मशहूर कविता है जो बाल श्रम पर कुठाराघात करती है। मित्र हमारे सब जानते हैं, वो पंक्तियां हैं कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। चिंता देखिए कवि की, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। यह चिंता बच्चों को लेकर के है, वो बाल साहित्य नहीं है, लेकिन बच्चों को लेकर के जो चिंता है वह चिंता बाल साहित्य में दूसरे रूप में सामने आती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, पार्क को एक्वायर करके और उसमें घर बना दिए गए, दुकानें बना दी गई। अब बच्चे के सामने समस्या है, वो खेलने कहां जाएगा। एक कविता की कुछ पंक्तियां आपके बीच में देना चाहता हूं। मेरे घर के ठीक सामने एक पार्क था बहुत बड़ा, मेरे घर के ठीक सामने एक पार्क था बहुत बड़ा, और क्रिकेट खेलते थे हम उसमें बड़े ध्यान से आंख गड़ा, क्रिकेट खेलते थे हम उसमें बड़े ध्यान से आंख गड़ा। अब होमवर्क के बाद खेलते, ऐसा नहीं जब देखो तब खेलते, होमवर्क के बाद खेलते हम साथी धुन के पक्के, और जमकर होती धमा चौकड़ी लगते थे चौके छक्के, जमकर होती धमा चौकड़ी लगते थे चौके छक्के। हुआ क्या, एक दिन हुए अचानक उसकी नाप जोख हो गई शुरू पार्क की, एक दिन हुए अचानक उसकी नाप जोख हो गई शुरू, आने लगे बड़े चेहरे जो लगते थे जो बड़े गुरु, आने लगे नए चेहरे फिर लगते थे जो बड़े गुरु। गुरु का दूसरा अर्थ यहां पर लिया गया। हुआ क्या, खुले पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया, और खड़े खड़े हम रहे देखते पार्क हाथ से निकल गया। खुले पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया, और खड़े खड़े हम रहे देखते पार्क हाथ से निकल गया। हुआ क्या, खुले पार्क में लंबे चौड़े 2 दर्जन बन गए मकान, खुले पार्क में लंबे चौड़े 2 दर्जन बन गए मकान, बाकी जो कुछ जगह बची थी उसमें 10 सज गई दुकान। चिंता देखिए बच्चे की, अब तो कोई हमें बताए कहां खेलने जाएं हम, अब तो कोई हमें बताए कहां खेलने जाएं हम, अब 2 कमरों के छोटे घर में कैसे मन बहलाएं हम। मित्रों, जो पंक्तियां मैंने ऊपर आपको राजेश जोशी जी की बताई थी वो बच्चों के बारे में चिंता थी, लेकिन ये पंक्तियां बच्चों की सीधे चिंता है। बच्चे अपनी बात को किस ढंग से, और हम वो अभिभावक या बिजनेस करने वाले, होटल चलाने वाले बच्चों को कैसे दिहाड़ी मजदूर के रूप में रख लेते हैं। नरेश सक्सेना की एक बड़ी अच्छी कविता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई भी नहीं मांगते, जिद नहीं करते हैं
और मचलते तो हैं ही नहीं, मचलते तो हैं ही नहीं, बड़ों का कहना मानते हैं, ये छोटों का भी कहना मानते हैं। इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम, और मिलते ही उन्हें घर ले आते हैं अक्सर 30 रुपए महीने और खाने पर। ये चिंता जो है वह आज के परिवेश में, आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो बच्चों को लेकर के भोगा हुआ यथार्थ रचनाकार ने देखा, उसे अपनी पंक्तियों में उजागर किया। आज मित्रों, बच्चों के साहित्य को लेकर के जो हमारी चिंता है, वह चिंता इस अर्थ में है कि 21वीं शताब्दी का जो परिपक्व, और मैं तो उसे कहता हूं कि मानसिक रूप से पुष्ट बच्चा है, उसके लिए हम क्या साहित्य दे रहे हैं। सुनने वाले हमारे मित्र मुझे क्षमा करेंगे, मैं बहुत सी किताबें देखता हूं, पढ़ता हूं, बहुत सारी उटपटांग कविताएं मिल जाती हैं तो उन्हें संकलित भी कर लेता हूं कि इन कविताओं से, इन कहानियों से बच्चों का क्या भला होगा। और एक बात और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि एक ही विषय को लेकर के अगर जब कोई किताब हिट हो जाती है तो उसी विषय को लेकर के तमाम सारे लेखक झूला झूलने लगते हैं। कोई भी विषय आप ले लें, कोई चाहे वो विज्ञान का विषय हो, चाहे वो सामान्य ज्ञान का विषय हो, चाहे वो सामाजिक दर्शन से जुड़ा हुआ विषय हो, ठीक है, उस रचनाकार ने लिख दिया, किताब उसकी हिट हो गई। आपकी अपनी शैली, एक पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी थी www.ghanajungle.com। अब नई तकनीक जो आई थी उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल उसमें किया गया और वो 14-15 भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ, तमाम बच्चों तक किताबें पहुंची। मित्रों, आवश्यक नहीं है कि हम बहुत ढेर सारा लिखें, लेकिन जो भी लिखें सटीक लिखें, सजग होकर के लिखें और आवृत्ति से बचें। कुछ ऐसी सामने आती हैं कि लेखक बार बार अपने को ही दोहरा रहे हैं। अगर बहादुरी को लेकर के कोई उपन्यास प्रचलित हो गया, लोकप्रिय हो गया, तो उसी बहादुरी को लेकर के फिर दूसरा उपन्यास, तीसरा उपन्यास, तीसरी कहानी, चौथी कहानी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लिखें नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप लिख सकते हैं, अपनी दिशा बदलिए, धारा बदलिए। जो बात आज के 70 साल पहले पंडित वल्लभ प्रसाद पांडे जी ने कही थी कि सूरज के चमकने में, चंदा के खिलने में, चंदा के बिखरने में, फूलों के खिलने में अब वो चीज नहीं रही। वो बात फिर वो समय आ गया है कि हम उसके बारे में गंभीरता से सोचें कि हम क्या लिख रहे हैं, खुद सोचें। मैं अपने इस छोटे से अनुभव से आपको परिचित कराना चाहता हूं। कुछ पांडुलिपियां आती हैं, कोई भूमिका लिखने के लिए, कोई किसी पे टिप्पणी के लिए, कोई विचार विनिमय के लिए। अब देखते हैं कि कविता में छंद ही नहीं है, तुकांत नहीं है, यति गति लय तुक सब खारिज है। फिर भी यह दावा है कि नहीं तो बच्चों की कविता है। हम कैसे मान लें उसे कि वो बच्चों की कविता है? अगर बच्चों के मन की बात नहीं कही गई है तो हम कैसे मान लें कि वो बच्चों की एक परिष्कृत कहानी है? बच्चों का परिवेश नहीं है, वो वातावरण नहीं है, उनका दुख दर्द नहीं है,
उनकी समस्याएं नहीं हैं, तो हम कैसे मान लें कि यह बाल साहित्य है? हम एक कहावत बहुत पहले से चली आ रही है, बच्चों को के लिए लिखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। मित्रों, कौन सा बच्चा? अगर आप मान लिया बच्चा बन भी गए और अपने जमाने का बच्चा बन गए, तो अब आज के 40-45 साल पहले, 50 बल्कि कह लीजिए, हम लोगों का जो बचपन था, उस बचपन में क्या आपको कंप्यूटर पे कविता मिलेगी? आपको लैपटॉप पे कविता मिलेगी, कहानी मिलेगी? आपको टेक्नोलॉजी पे कविताएं कहानियां मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि तब तो ये सब था ही नहीं। अब आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी, ये नीति, चाहे 2020 हो 2023 हो, वो बताती है कि बच्चों के लिए हमें कैसा साहित्य देना है पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से। कई राज्यों, एनसीईआरटी सहित पाठ्यपुस्तकों में रहते हुए मैंने महसूस किया है, एक एक रचना के पीछे जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस रचना को लें कि न लें, इस रचना में ये नहीं है, इस रचना में इसको ऐसे होना चाहिए। कहीं तो संपादन और संशोधन की गुंजाइश होती है तो उस पर विचार कर लिया जाता है। हाँ, एक स्थिति ये भी है, अगर हम अपने सुपरिचितों को ही उसमें रखना चाहते हैं, रचना पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, तो यह भी एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है। हमें सोचना होगा, विचारना होगा। इतनी जल्दी में नहीं काम करना है कि अभी आज लिखा और कल फेसबुक पर लगा दिया और 15 टिप्पणी आ गई, 25 अंगूठे दिखाई दिए और हम बड़े खुश हो गए कि हमने तीर मार दिया है। मित्रों, हमने अपने वरिष्ठों से सीखा है, वो कहते थे कि अपनी ही रचना को लिख दो, लिख करके रख दो। 1 महीने बाद पहले खुद पढ़ो, पढ़ोगे तो गलतियां अपने आप नजर आएंगी। नहीं, किसी अपने वरिष्ठ, भले ही वो तुमसे गुरु न कहो, उसको दिखा दो। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज वो जो परंपरा है, गुरु नहीं, अगर उसे अग्रज ही मान लें, तो वही जो समीक्षक और आलोचक का दायरा है। मैं कई बार लिख चुका हूं अपने आलेखों में कि आज किसी भी पुस्तक की या उसकी आलोचना करना, आ बैल मुझे मार, इसको न्योता देना है। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने वो पीड़ा ही मैं कहता हूं उसे, झेली है। लोग गुमनाम चिट्ठियां लिखते हैं, हमारा नाम यहां उल्लेख में नहीं आया, हमारे नाम का उल्लेख नहीं किया गया, हमारी बेटी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ, हमारे बेटे के नाम का उल्लेख नहीं हुआ, हमारे पड़ोसी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ। अरे भाई, आप ये तो सोचिए, खुद उल्लेखनीय बनिए, ऐसे उल्लेखनीय बनिए कि वो समीक्षक आलोचक की मजबूरी हो जाए कि बिना आपके उल्लेख के वह ग्रंथ, वो लेख, वो रचना पूरी ही न हो। हम जब नाम लेना शुरू कर देते हैं, पंडित सोनलाल द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद महर्षि, निरंकार देव सेवक, डॉक्टर श्री प्रसाद, हरिकृष्ण देव सरे, कन्हैयालाल मत और भी तमाम सारे नाम, तो क्या कभी किसी ने कहा कि हमारा उल्लेख नहीं हुआ है? मुझे तो नहीं स्मरण में आता है अपने 40-45 सालों के इस अनुभव में। आज क्या है? आपने अगर खरी खरी लिख दी तो सीधे दुश्मनी मोल ले लिया आपने। हालांकि जो गंभीर आलोचक समीक्षक हैं वो इसकी परवाह नहीं करते हैं और करनी भी नहीं चाहिए। अगर आपने
तार्किक दृष्टि से उसे सही या गलत सिद्ध किया है, तो इसमें किसी तरह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो सही है तो सही है। होता क्या है कि छोटे छोटे गुट बन गए हैं, और वो गुट कैलाश वाजपेयी जी ने सही बात कही कि बेटी बेटे में ही उलझे हैं रचनाकार। ये तो सूक्ति वाक्य के रूप में आपने कह दिया है। अब तो ऐसी लोग शर्तें लगा देते हैं कि हमारी रचना अगर आमंत्रित की गई है तो शर्त है कि हमारी बेटी की भी या बेटे की भी या पड़ोसी की भी छपेगी तो हम अपनी रचना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब मैंने तो ऐसा कई बार खरा खरा कह दिया है तो लोगों को बुरा लग गया, हालांकि मेरे ऊपर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो सच्चाई है। मित्रों, ये सब चीजों से हमें ऊपर उठना है, ऊपर ही नहीं बहुत ऊपर उठना है। मैं फिर वही बात दोहराता हूं कि आप अपरिहार्य बन जाएं कि बिना आपके उल्लेख के वो रचना, वो ग्रंथ, वो पुस्तक, वो संगोष्ठी पूरी ही न हो। वो कैसे होगा? वो आप जब लीक से हट करके अलग काम करेंगे, तो नया काम करेंगे, नए विषयों पर काम करेंगे। और छोटे छोटे जो ये पुरस्कार सम्मान है ना, उनका लोभ तो संवरण करना ही पड़ेगा। कुछ पुरस्कारों को इस रूप में प्रचारित किया जाता है कि जैसे वो इतना बड़ा पुरस्कार हो कि बड़े रचनाकार का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। मित्रों, सही बात लिखिए। एक और चीज इधर मेरे देखने में आई है, किसी भी किताब का पेज स्कैन करके किसी भी राइटर की किताब का और किसी दूसरे लेखक की किताब की बुराई करना। अब समझने वाला तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये किसकी किताब है और किसकी किताब की बुराई की जा रही है। भाई, अगर हिम्मत है खुल के सामने आओ ना, बताओ कि हाँ इस किताब में ये कमियां हैं, और फिर बताओ कि हाँ ये किताब इस दृष्टि से लिखी गई है, इसमें किसी भी दृष्टि से अपने विषय के साथ न्याय नहीं करती है। तो डर इसलिए है कि हम इधर भी मीठा बने रहना चाहते हैं, उधर भी मीठा बने रहना चाहते हैं, उनसे भी लाभ लेना चाहते हैं, इनसे भी लाभ लेना चाहते हैं। मैंने भी भूमिका में लिखा है, उस प्रसंग को भी मैं उद्धृत करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया था, और चूंकि मेरी उसमें बहुत जबरदस्त भूमिका थी, इसलिए मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वो योजना फ्लॉप हो गई। मित्रों, निरंकार देव सेवक जी कहा करते थे, बच्चों के लिए कविताएं लिखना अलग बात है, उनकी समीक्षा लिखना अलग बात है, उन पर चिंतन मनन करना एक अलग चीज है, और इतिहास लेखन बिल्कुल अलग चीज है। इतिहास लेखन सबके बस का नहीं है। आप जरा खुद उस परिदृश्य को देखें। ढिंढोरा पीट लेना अलग बात होती है, ये कह देना कि ये तो पुस्तक इतिहास ही नहीं है। अरे भाई, जब इतिहास नहीं है तो उससे अच्छा तुम लिख करके दिखा दो। अच्छा लिख के दिखाओ ना, करके दिखाओ। केवल ये कह देना कि ये पुस्तक ही नहीं है, 400, 500, 300, 800 जो भी जिसने कुछ तो है। हां, अगर वो किताब पूरी तरह से एआई से लिखी गई हो या गलतियों की भरमार हो, तब तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए।
तो सच को सच कहने का साहस होना चाहिए और सच को सच कहना चाहिए। हां, बुराई आपकी हो जाएगी सच को सच कहने में, क्योंकि समाज का नियम है। लेकिन बाल साहित्य में मैंने यह अनुभव करते हुए और इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि सही को सही कहेंगे। यह अलग बात है कि कुछ लोग पुरस्कार के चक्कर में सही को सही नहीं कहते हैं। हमको वो पुरस्कार नहीं मिलेगा। अरे भाई, नहीं मिलेगा। काम आपका ऐसा होना चाहिए कि पुरस्कार आपके पीछे पीछे दौड़े और आप लेने से मना करें। तमाम सारे हमारे साहित्यकार, रामविलास शर्मा जैसा व्यक्तित्व, पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता था और वो पुरस्कार राशि नहीं लेते थे, सम्मान केवल ले लेते थे। मित्रों, कुछ खरी खरी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने में, मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो उठाने होंगे अभिव्यक्ति के खतरे, उठाने होंगे अभिव्यक्ति के खतरे और तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सब। जिस दिन ये गढ़ और मठ टूट जाएंगे, मेरे मित्र बहुत ध्यान से इस चीज को सुन लें, कुछ हमारे इसमें अग्रज भी हैं, कुछ अनुज भी हैं, कि जिस दिन ये गढ़ और मठ टूट जाएंगे उस दिन बाल साहित्य की जो धारा बहेगी उसमें आप देखिएगा कि पूरा परिवेश अवगाहन करेगा। इन मठों ने और गढ़ों ने बहुत नुकसान किया है बाल साहित्य का। वो इसलिए कि हमारी अस्मिता, जिसको अंग्रेजी में हम डिग्निटी कहते हैं, वो बनी रहे, हम अपने को सर्वोपर सिद्ध करते रहें। जिस दिन हम इस चीज से ऊपर उठ जाएंगे उस दिन बाल साहित्य में, मैं मानता हूं, मेरा ये मानना है, मैं, हो सकता है कुछ लोग हमारी बात से सहमत न हो, एक ऐसा वातावरण बनेगा जिससे बच्चों में एक खुशी की लहर दौड़ेगी। आज हालत ये होती है कि बाल साहित्य में जो, अब तो खैर कार्यक्रम वैसे भी बहुत कम हो रहे हैं, कैलाश वाजपेयी जी की दो पंक्तियां हमारे इस पटल पे आ गई हैं कि सच को सच कहना मेरी मजबूरी है, इसीलिए तो मेरी कुछ लोगों से दूरी है। मित्रों, सच को सच तो कहना ही पड़ेगा। अगर नहीं कहेंगे तो आप अगर स्वाभिमानी हैं तो घुटते रहेंगे, मेरा अपना मानना है। इसलिए अच्छा यह है कि सच को सच कह करके और अपनी उस घुटन को समाप्त करिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं मित्रों, जरूरी नहीं है कि हम ढेर सारे लिखें, रोज लिखें और रोज छपें। जरूरी यह है कि हम क्या लिख रहे हैं। बच्चों तक वो कितना पहुंच रहा है। फेसबुक पर मैं देखता हूं कि हुसैन, क्या एक करके वो बच्चा है, हामिद हुसैन शायद, या कुछ इस तरह का उसका नाम है, उसको बताना नहीं पड़ता है कि ये कविता तुम पढ़ो, वह पढ़ता भी है और याद कर लेता है। और अच्छी बात है कि वो सब कविताएं अधिकांश हमारे मित्र आदरणीय अग्रज सूर्य कुमार पांडे की हैं। आप फेसबुक पर देखिए उसे, वो याद हो जाती हैं, सब वो याद कर लेता है। ये है साहित्य की सफलता।
एक बार में बच्चा पढ़े, उसे याद हो जाए, 2 बार में, 3 बार में, वैसे भी बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। हम आप समय लेते हैं, कभी हम लोग भी उसी दौर में थे, लेकिन बच्चे अगर उन्हें कोई चीज अच्छी लग गई तो इतनी तेजी से याद कर लेते हैं कि हमें आपको आश्चर्य होता है। मित्रों, बाल साहित्य में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे हमें एक तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में कहना पड़ेगा, पंक्तियों को मैं ले रहा हूं, ठीक से देखने पर बच्चे जैसा पुराना और कुछ नहीं है। ध्यान से पंक्तियों को आप सुनिएगा कि ठीक से देखने पर बच्चे जैसा पुराना और कुछ नहीं है। देश काल, शिक्षा, प्रथा के अनुसार वयस्क मनुष्यों में कितने परिवर्तन हुए हैं, लेकिन बच्चा हजारों साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। ये जो संरचनात्मक दृष्टिकोण टैगोर जी ने बताया है, वह संवेदनात्मक दृष्टि से सोशल मीडिया के दौर में मैं मानता हूं कि बदला हुआ है। जो बच्चा पहले का था, इन्होंने बहुत साल पहले, रविन्द्रनाथ के निबंध है उनकी एक किताब, उसमें ये बात कही थी, और ये बात इसलिए कही थी कि बच्चों के लिए उन्होंने जो कहानियां लिखी हैं उन्हें आप पढ़िए तो आपकी आंखें गीली हो जाएंगी। पढ़ते पढ़ते कहीं कहीं आंखों से आंसू झरने लगते हैं। जो वर्णन रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी कहानियों में करते हैं और जिस ढंग से करते हैं, वह अविस्मरणीय होता है। उनका ये 2 पंक्ति का और एक कथन मुझे याद आता है कि बालक की प्रकृति में मन का प्रताप बहुत क्षीण होता है। जगत, संसार और उसकी अपनी कल्पना उस पर अलग अलग आघात करती है, एक के बाद दूसरी आकर उपस्थित होती है। मन का बंधन उसके लिए पीड़ाजनक होता है। सुसंलग्न कार्य कारण सूत्र पकड़कर चीज को शुरू से लेकर आखिर तक पकड़े पकड़े चलना उसके लिए दुस्साध्य होता है। वो इसलिए होता है कि बच्चा कुछ आज के परिवेश में नए की तलाश में होता है। पुरानी चीजों का जो मोह भंग है, यह उसकी नियत में शामिल है। ऐसे में बाल साहित्य से जो जुड़े हुए लेखक हैं, संपादक हैं, प्रकाशक हैं, अभिभावक हैं, उन मित्रों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और कहना तो यहां तक है कि ऐसे माहौल में भी अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और वही परंपरागत लेमन जूस बच्चों को बांटते रहे, बच्चों के बारे में कुछ नया और महत्वपूर्ण नहीं सोचा, तो वह दिन दूर नहीं जब बच्चा भविष्य के लिए एक चुनौती बन जाएगा। 2 पंक्तियां बड़ी अच्छी हैं कि लोरी नहीं सुनाओगे तो रोएगा। देखिए, ये समस्या है। ऐसे में हमें बाल साहित्य लिखना है। लोरी नहीं सुनाओगे तो रोएगा, वही चांद दिखाओगे तो रोएगा। लोरी नहीं सुनाओगे तो रोएगा, वही चांद दिखाओगे तो रोएगा, वही खिलौने दोगे तो रोएगा, वही दूध भात खिलाओगे तो रोएगा। बच्चा कुछ नया चाहता है, नहीं पाएगा तो रोएगा। बच्चा कुछ नया चाहता है, नहीं पाएगा तो रोएगा। अगर हमें उसके रुदन की चिंता है तो कुछ नए की तलाश करनी है और अपने साहित्य के माध्यम से, बच्चों के साहित्य के माध्यम से वो नया देना है जो बच्चा आसानी से ग्रहण कर सके। मित्रों, कभी कभी कुछ
ऐसी पुस्तकें आती हैं जो बड़ी आसानी से सुपरहिट हो जाती हैं। मुझे स्मरण है कि जब हैरी पॉटर आया था, आप जानते हैं कि उसकी एक रणनीति थी व्यापार की। वो किताब इसलिए हिट हुई, मैंने उस समय कई जगह इंटरव्यू भी दिया था और कहा भी था कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसका वीडियो भी देखा है, पढ़ा भी है। बहुत सी चीजें, हमारा जो चंद्रकांता संतति उपन्यास है उसमें आप देखिए, अयारी और तरह तरह से जो भटकाव है वो जिस प्रकार से मिलता है, वही सब तो लेकर के उस हैरी पॉटर की कथा का ताना बाना बुना गया है। और जब मीडिया हाइप जो होता है, अच्छी से अच्छी किताब और बुरी से बुरी किताब, मीडिया उसे कितना प्रमोट करती है, यह इस बात पर निर्भर करता है। अभी देखिए, बेस्ट सेलर्स बुक्स की सीरीज चलती है, कई पत्र पत्रिकाएं उसे छापती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि ईयर के 100 रचनाकारों को लेकर के वो सूचियां बना दी जाती हैं। अलग अलग लोग अपनी अपनी सूचियां बना देते हैं, और सूचियों बना देते हैं तो उसके बाद उन सूचियों में लोग अपना नाम देखते हैं। जिसका नाम नहीं होता है वो दुखी होते हैं, और जिसका नाम होता है उसे फेसबुक पर चेप देते हैं। भाई, अगर वास्तविक इससे देखें तो उससे कुछ होता नहीं है, मेरा अपना मानना है। हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो। ऐसे ही वो बेस्ट सेलर बुक हो, किस आधार पर हुई, उसका कोई विश्लेषण नहीं आपके सामने आता है। बस ये बता दिया जाता है कि हाँ, वो बेस्ट सेलर है, वो ऐसी है। और कई लाख की संख्या में छपने वाले अखबार उसे छाप देते हैं आधे पेज में कि दीज आर द बेस्ट सेलर बुक्स। हम सब गौरवान्वित होते हैं कि हाँ, ये किताब तो बेस्ट सेलर में है। अगर यही आधार या रॉयल्टी, हालांकि कितनी रॉयल्टी मिलती है हम सब लेखकों को पता है, अगर यही सब आधार है तो साहित्य का आधार वास्तविक क्या है? वो पहुंच कहां चली गई जो पहुंचनी चाहिए, जिसके लिए हमने लिखा है? चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़ों के लिए लिखा हुआ गया हो, वृद्धों के लिए लिखा गया हो। बहुत से विमर्श चल गए हैं साहित्य में, स्त्री विमर्श, वृद्ध विमर्श, विकलांग विमर्श। मित्रों, मैं बड़े दुख के साथ इस बात को आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि विमर्श के नाम पर बाल साहित्य में लोग ऐसे भागते हैं कि पूछिए मत। अपनी रचना लिखो, फेसबुक पर लगाओ। मैं कई बार लिख चुका हूं इस बात को। जहां आपने विमर्श की बात की, कोई टिप्पणियां नहीं आती हैं। और एक दिन आदरणीय पांडे जी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, इसमें इतने सारे लोगों ने, 1200 लोगों ने देखा, इसमें से इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने, और विमर्श का जो प्रतिशत था वो 1 पॉइंट कुछ था जिन्होंने टिप्पणी की थी। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि लेखक ने 8 पेज का, 10 पेज का जीजान लगा करके एक लेख लिखा, उसको फेसबुक पर डाल दिया। एक कल्पना करिए, आपने क्या किया, अंगूठा दिखा दिया या लाइक कर दिया। उसका मतलब क्या है? अरे 2 लाइन तो लिखिए। इस लेख में या इसमें ये बात उठाई गई है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, हम इससे सहमत नहीं हो भी लिखिए। लेकिन जो ये अंगूठा दिखाने वाली प्रवृत्ति है, केवल लाइक लिख करके हम चले गए, खत्म हो गए, वो तो विमर्श नहीं हुआ ना। विमर्श हुआ कि आपके विचार क्या हैं उसको लेकर के। आप आइए मैदान में, जब मैदान में आएंगे ना
एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं सन 1960-61 में, हालांकि वो हम लोगों के पैदाइश का वर्ष है। 60-61 में नई कविता के अंक 5-6 में बहुत बड़े समीक्षक आलोचक विजयदेव नारायण शाही ने एक लेख लिखा था कि नई कविता के बहाने लघुमानव पर एक बहस, लघुमानव के बहाने नई कविता पर एक बहस, हिंदी कविता पर एक बहस। 50-60 पेज का वो लेख था। तहलका मचा दिया था उस लेख ने। मुझे इतने दिनों से मैं काम कर रहा हूं, मैं उसके आकार प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं। विमर्श परक लेख बहुत कम मिलते हैं, मिलेंगे तो प्रशंसात्मक मिलेंगे। वही स्थिति भूमिका लेखन की है। एक दौर ये भी चल रहा है, भूमिका मतलब प्रशस्ति वाचन। भूमिका में आखिर आप यही तो लिखेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें वो बैलेंस होना चाहिए जो लगे कि हां आपका ये दृष्टिकोण अपना भी है। इसमें एक बात और देखने में आ रही है कि उन्हीं तथ्यों को बार बार अलग अलग पुस्तकों में देकर के भी उद्धार किया जा रहा है। मित्रों, ये सब छोटी छोटी जो समस्याएं, क्योंकि हमारा इस चर्चा का विषय समस्याएं भी थी, कि हम उन समस्याओं से जिनसे जूझ रहे हैं बाल साहित्य को लेकर के नियमित लोग जिहाद करने पर उतारू हैं बिना मतलब। मेरा मानना है उससे अच्छा, जिसने जो भी काम किया है उससे अच्छा काम करके दिखाओ, तब तो बात समझ में आती है। बाल साहित्य को इस संकट से उबारना होगा, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसे लोग हैं तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पूरी विधा लांछित होती है। एक बात और, विधा क्या है हमें यह भी समझना होगा। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, लेकिन ये हॉरर, या ये विधा नहीं है। अरे व्यंग अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है कि व्यंग एक विधा है, जबकि व्यंग के नाम पर इतने सारे पुरस्कार, इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी पत्र पत्रिकाएं चल रही हैं। फिर हमें कैसे कह सकते हैं कि यह विधा है? हमें थोड़ा सा अध्ययन की भी जरूरत है। जैसे प्रसंगवश मैं ये बताना चाहता हूं, कोई नई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है, कि आवृत्ति और संस्करण में बड़ा अंतर होता है। किसी की किताब छपी और उसकी आवृत्ति आई, पहली आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति, तो संस्करण नहीं है। संस्करण अलग है, आवृत्ति अलग है। आवृत्ति में आप परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन संस्करण होता है तो अगर आप उसमें वांछित है तो परिवर्तन भी कर देते हैं। मित्रों, बाल साहित्य छोटी छोटी चुनौतियों के से जूझ रहा है। बिना मतलब के कुछ ऐसी राजनीति चल रही है। मुझे शेरजंग गर्ग, डॉक्टर शेरजंग गर्ग की पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली की संगोष्ठी में कही थी कि बाल साहित्य में तो इतनी राजनीति है कि इतनी राजनीति तो राजनीति में भी नहीं है। 25 साल पहले, लगभग 20 या 25 साल पहले कही गई ये बात आज भी दिल को कचोटती है और
यह सोचने के लिए विवश करती है कि हाँ, वास्तव में राजनीति ने कितना हमारा अहित किया है। मित्रों, अगर हमें कोई भी किताब, कोई भी रचना अच्छी लगती है, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि वाणी प्रकाशन से एक किताब हिंदी आलोचना को लेकर के छपी। मैंने किताब वो खरीदी और खरीदने के बाद उसके संपादक को मैंने फोन किया, उसमें नंबर उपलब्ध था, और उन्हें कहा, मैंने कहा वो अच्छी खासी 300-350 पेज की किताब है, 400 की भी होगी, पेज में याद नहीं इस समय। मैंने उन्हें बधाई दी तो उन्होंने जब डिटेल पूछा तो कहने लगे, सर हमको पता नहीं था, नहीं मैं आपसे भी लेख लिखवाता। हमने कहा मैंने आपको इसलिए नहीं फोन किया कि आप मुझसे लेख लिखवाते, मैंने इसलिए आपको फोन करके बधाई दी कि आपने बाल साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया है। देखिए, बड़े काम, जब 12 खंडों में पंडित अमृतलाल नागर की रचनावली छपी राजपाल एंड सन्स से, तो उसमें उनका बाल साहित्य कहीं नहीं था, पूरे मोटे मोटे 12 खंडों में। लेकिन जब प्रेशर बना, उनका बाल साहित्य इकट्ठा किया उनके बेटे ने, तो अलग से लोग भारतीय प्रकाशन से पूरा उनका संपूर्ण बाल रचनाएं करके एक किताब आई। ये क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनावली का जो छपा संग्रह साहित्य अकेडमी से है, उसमें उनका बाल साहित्य भी है। कभी किसी जमाने में बालक में जब उनकी रचनाएं छपा करती थी, और वो संपादन से भी जुड़े हुए थे बालक के, बालक भी बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका रही है अपने जमाने की, बिहार से निकलती थी, पटना से। तो आज आवश्यकता इस बात की, अब देखिए जो इधर कुछ ग्रंथ आए हैं उनमें छुटपुट ही सही, लेकिन बाल साहित्य का उल्लेख होने लगा है, हुआ है। बड़े बड़े समारोहों, संगोष्ठियों में, विश्व हिंदी सम्मेलनों में भी कई वर्षों तक, पिछला वर्ष केवल छोड़ दें आप, फिजी वाले में तो 4-5 लगातार बाल साहित्य का एक सत्र विश्व हिंदी सम्मेलन में होता था। कुछ ऐसे संस्थान हैं जिन संस्थानों में मुझे स्मरण है कि हिंदी अकेडमी दिल्ली एक सप्ताह का एक कार्यक्रम करती थी, तो उस कार्यक्रम में एक दिन का एक सत्र वो बाल साहित्य पर रखते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे वहां जाने का अवसर मिला, तो मैंने देखा, जब उनसे बात की, गौड़ साहब थे उस समय उसके कार्याधिकारी, तो हमने उन्हें बधाई दी यही कि कम से कम एक सत्र में ही आपने रखा। तो ऐसे ही बहुत दिनों तक साहित्य अकेडमी, चाहे वो विष्णु प्रभाकर पर कार्यक्रम हो रहा हो या सोनलाल द्विवेदी पे हो रहा हो, तो उनके बाल साहित्य पर भी एक सत्र होता था। मित्रों, बाल साहित्य में वो छोटी बड़ी जो बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन सारी चुनौतियों को देखते हुए और उनका सामना करते हुए हमें आगे आना होगा। रामस्वरूप सिंदूर एक बहुत अच्छे गीतकार हुए, उनका वह एक मुक्तक मुझे हमेशा याद रहता है कि गत के क्रम में जो आगत का स्वागत करता है, उसे अनागत एक नई ऊर्जा से भरता है। पतवारों से अधिक जिसको बाहों पर, वह सरिता तो क्या सागर के पार उतरता है। मित्रों, अगर हमें सागर के पार उतरना है तो निश्चित रूप से इन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए कुछ ऐसा लिखना होगा, कुछ ऐसा उपस्थित करना होगा, देना होगा समाज को, विधा को, जिससे यह कहने की जरूरत न पड़े कि हमारा उल्लेख नहीं हो रहा है, हमारी बेटी का उल्लेख नहीं हो रहा है, हमारे बेटे का उल्लेख नहीं, हमारे पड़ोसी का उल्लेख नहीं हो रहा है। उल्लेखनीय बनिए, मेहनत कीजिए। इसी प्रसंग में
हमारी किताब वहां से छपी, हमारी वहां से छपी, हमारी वहां से हुई। अरे आपके कंट्रीब्यूशन की रिकॉग्निशन कितनी है? बाल साहित्य निश्चित रूप से आगे आया है और ऐसे भी नहीं आया है, उसके लिए संघर्ष हुआ है। हमारे कुछ ऐसे वरिष्ठ रचनाकार हैं जिन्हें हम मजाक में ही सही लेकिन दुर्वासा कहते हैं। मुझे पंडित विष्णुकांत पांडे याद आते हैं। लखनऊ प्रवास में जब मैंने उनसे किसी बात को लेकर के, हुआ क्या था प्रसंग भी आपको बता दें, किसी ने उनकी पूरी पुस्तक ही चुरा ली थी। रचना तो चुराई जाती है, पूरी पुस्तक चुरा ली थी। तो मैंने कहा कि भाई क्षमा बड़न को चाहिए, बिगड़ गए। उनका आशय क्या था कि ये गलत प्रवृत्ति को हम बढ़ाते हैं। ऐसे ही रचनाओं के मामले में पराग के संपादक हरे कृष्ण देवसर भी दुर्वासा थे। आज मैंने लिखा है फेसबुक पर, क्या मजाल है कि पराग में कोई गलत या कोई हल्की रचना, कमजोर रचना स्थान पाले। कतई नहीं, रचना में दम है तो रचना बोलेगी। शमशेर के शब्दों में कहे तो बात बोलेगी स्वयं ही और भेद खोलेगी स्वयं ही। हमें कहना नहीं पड़ेगा, हमें अपने को इस ढंग से तैयार करना होगा, तभी हम इन चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि कितनी देर मुझे बोलना था, फिर भी मैंने अपनी बात रखी। बातें भी बहुत सी करनी है, लेकिन समय की एक सीमा होती है। मैं आपके धैर्य को भी प्रणाम करता हूं कि बहुत से मित्र जुड़े रहे, कुछ लोग आते जाते भी रहे, जो हमको यहाँ दिखाई दे रहा था। मैं उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ, बड़ी विनम्रतापूर्वक उन्हें बधाई देता हूँ कि इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे। इस पटल के माध्यम से ये मुझे नहीं मालूम कि ये डॉक्टर मुल्ला आदम अली बताएंगे कि इसमें चर्चा सत्र भी हो सकता है या हम इसको बंद करेंगे। अगर वो होंगे ही पटल पर, वो हमें कृपया बताएं तो इस चर्चा को उसी हिसाब से आगे बढ़ाएं। मुल्ला दाऊद आलम अली जो इस पटल के कर्ता धर्ता हैं, सर्वा हैं हिंदी बाल साहित्य पटल के, वो उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो कृपया बताएं। चलिए फिर हम लोग अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अवसर मिलेगा तो उन सारी बातों को फिर हम लोग रखेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि बताया गया था मुझे कि इस पटल पे वो गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये मुल्ला आदम अली आ गए हैं। कृपया बताएं कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाना है या समाप्त करना है।